Hello everyone, this is Azra Batul and today we are going to start our new topic Companies Act 2013, which is in our subject Corporate Law and Governance. In our previous slide we have covered about the Competition Act and the important features, objectives and all the important points of the Competition Act we have covered in our previous slide. So now today we will start about Companies Act 2013. So हम इसमें क्या क्या स्टडी करेंगे. वी विल स्टडी अबाउट नेचर एंड काइंड्स ऑफ कंपनीज, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, मैनेजमेंट, स्कीम मीटिंग्स, वाइंडिंग अप एंड जॉइंट स्टॉक ऑफ कंपनी. सो हम सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट कोशिश करेंगे कंपनीज एक्ट के कवर करने की इस टॉपिक में. सो जो भी हमारे कॉर्पोरेट लॉ के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी हम कोशिश करेंगे कवर करने की. सो लेट्स स्टार्ट. इंट्रोडक्शन क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कंपनीज एक्ट का. द कंपनीज एक्ट 2013 इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इंडियन कंपनी लॉ विच रेगुलेट्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डायरेक्टर्स एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी. सो कंपनीज एक्ट 2013 एक्ट जो है वो पार्लियामेंट का एक्ट है और इंडियन कंपनी लॉ में जो रेगुलेट क्या इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी यानी कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होगा, कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उसके डायरेक्टर्स के बारे में बताता है और उसके डिसोल्यूशन, किसी कंपनी का डिसोल्यूशन कैसे होगा, ये सभी हमारे इंट्रोडक्शन में आ जाता है कंपनीज एक्ट के. सेकंड पॉइंट, द एक्ट हैज़ रिप्लेस्ड द कंपनीज एक्ट 1956 इन अ पार्शियल मैनर आफ्टर रिसीविंग द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 29 अगस्त 2013. यस के हमारे ना पहले कंपनीज एक्ट 1956 फॉर्म हुआ था. सो जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन थे, देखो इसमें लिखा है कि द एक्ट हैज़ रिप्लेस द कंपनीज एक्ट 1956. इस एक्ट ने 1956 कंपनीज एक्ट को रिप्लेस किया था, उसे रिप्लेस करके आया था इन पार्शियल मैनर क्यों लिखा गया है? क्योंकि कुछ जो रूल्स थे, कुछ रेगुलेशंस थे वो न्यू कंपनी एक्ट्स में भी अप्लाई किए गए और जो पिछली कंपनीज एक्ट के थ्रू जो प्रीवियसली 1956 के अकॉर्डिंग फॉर्म हुई थी कंपनीज, वो भी इसी एक्ट के अंदर अलाउ किया गया. सो और इसमें प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली? इस कंपनीज एक्ट के लिए प्रेसिडेंट की एसेंट भी 29 अगस्त 2013 में. The Act came into force in 12 September 2013. अब एक चीज़ ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी 29 अगस्त 2013 को, लेकिन ये एक्ट फोर्स में आया था 12 सितंबर 2013. नेक्स्ट पॉइंट है चेंजेस इंट्रोड्यूस लाइक अर्लियर प्राइवेट कंपनीज मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स वर 50 एंड नाउ इट विल बी 200. अब चेंजेस क्या क्या हुए कि अर्लियर जो हमारा रूल था, अर्लियर जो एक्ट था, प्रीवियस एक्ट था, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने थे? 50 थे. किसी भी प्राइवेट कंपनी की जो मैक्सिमम मेंबर की लिमिट थी वो 50 थी, लेकिन इस कंपनी एक्ट में किसी भी प्राइवेट कंपनी के नंबर ऑफ़ मेंबर्स 200 तक हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013. तो मैक्सिमम लिमिट क्या है मेंबर्स की? 200. नेक्स्ट पॉइंट है अ न्यू टर्म ऑफ 1 पर्सन कंपनीज इंक्लूडेड इन दिस इन एक्ट. क्या हुआ है कि इस एक्ट में 1 पर्सन कंपनी को भी इंक्लूड किया गया. 1 पर्सन कंपनी है क्या, इसके बारे में हम आगे डिटेल में भी स्टडी करेंगे. इसमें क्या था, हमारा जो प्रीवियस कंपनी एक्ट 1956 था उसमें रूल था कि अगर कोई भी कंपनी फॉर्म होती है तो वो कुछ पार्टनर्स मिलकर ही फॉर्म कर सकते हैं. बट जब कंपनी एक्ट 2013 फोर्स में आया तो उसमें 1 पर्सन कंपनी का भी रूल रखा गया कि कोई भी सिंगल इंडिविजुअल भी अपनी एक कंपनी क्रिएट कर सकता है. ये 1 पर्सन कंपनी और आगे हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे. So that was introduction and now what will be the new slide. अब आती है बात डेफिनेशन की. देखिए डेफिनेशन ऐसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट के. कंपनीज एक्ट का जो हमारा कॉर्पोरेट लॉ है उसमें कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग
डेफिनेशन क्या है वो इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज आप इसके अलावा भी डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू लॉ कौन सी डेफिनेशन चलेगी आपकी, चलेगी सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। ये याद रखना, जो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 है वो क्या डिफाइन करता है कंपनी के बारे में। सो लेट्स रीड सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 डिफाइंस द टर्म कंपनी एज फॉलोज। क्या व्हाट इज द डेफिनेशन? कंपनी मीन अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी कंपनी किसे कहा गया है? कंपनी माना गया है जो इनकॉर्पोरेट हो रही है इस एक्ट के अंदर या किसी भी प्रीवियस एक्ट के अंदर या किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर, जो भी कंपनी का मीनिंग, जो भी कंपनी की डेफिनेशन है उसको भी इस एक्ट में, इस एक्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। क्योंकि कुछ कंपनीज जो हैं 2013 एक्ट के प्रीवियसली फोर्स में आ चुकी थी, फॉर्म हो चुकी थी, तो उनको भी, उनकी एग्जिस्टेंस को ख़त्म नहीं किया गया, उनको भी कंपनी की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, इसको आप लर्न कर लेना। अब मीनिंग की बात आती है, मीनिंग भी रीड कर लेते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ कंपनी? अ कंपनी में बी डिफाइंड एज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी with a perpetual succession, a common seal, a common capital, comprised of transferable shares and limited liabilities. सो इसके बारे में हम आगे भी स्टडी करेंगे। सो कंपनी क्या है? कंपनी को डिफाइन किया गया है एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन में, जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और रिमाइंड वन थिंग कि company is an artificial person, not a fictitious person. That is the main difference between it is कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नॉट अ फिक्टिशियस। आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। सो जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, जिसकी अपनी सेपरेट एग्जिस्टेंस है, उसके सेपरेट राइट्स हैं और परपेचुअल सक्सेशन है, उसकी कॉमन सील होती है और उसकी कॉमन कैपिटल होती है और उसके जो शेयर्स होते हैं ट्रांसफरेबल होते हैं और जो पार्टनर्स की लायबिलिटीज़ होती है वो लिमिटेड होती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में भी स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्लाइड? देखिए, फीचर्स ऑफ कंपनी आ जाता है। फीचर्स ऑफ कंपनी में क्या है? फर्स्ट पॉइंट है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, जो कि हमने अभी मीनिंग में भी स्टडी किया था। पहले हम पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, इनकी डिटेल भी हम आगे कवर करेंगे। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, नेक्स्ट परपेचुअल एग्जिस्टेंस एंड कॉमन सील, देन ट्रांसफरेबल शेयर एंड देन कैपेसिटी टू स्यू और बीइंग स्यूड। सो फीचर ऑफ कंपनीज क्या है? फीचर ऑफ कंपनीज है हमारा फर्स्ट पॉइंट, देख लेते हैं, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। यानी व्हाट इज द सेपरेट लीगल आइडेंटिटी? अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। एग्जाम्पल, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इट्स मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। तो इसकी क्या होती है? अपनी लीगल एग्जिस्टेंस होती है, यानी कंपनी की अपनी एग्जिस्टेंस अलग है, जो इसके मेंबर्स या इसके पार्टनर्स होते हैं उनकी एग्जिस्टेंस अलग है। सो क्या है? वो फीचर होता है कंपनी का कि इसकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल अलग होती है। नेक्स्ट आता है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। तो लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स क्या है कि इसमें जो लायबिलिटीज़ होती हैं मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है। क्या है? द लायबिलिटी अपॉन द कंपनी शेयर होल्डर इज लिमिटेड ओनली टू द अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स बॉट बाय them. In the case of a company limited by guarantee, members are liable only to the extent of the amount guaranteed by them. So इसमें दो तरह से लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है कि अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करें तो जितना भी अनपेड अमाउंट है शेयर्स का उनको वो पेड करना होता है। इसके बारे में डिटेल आगे भी मिलेंगी हमें, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। लेकिन अगर कोई गारंटीड अमाउंट है, यानी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, सो उसमें जो भी गारंटी हमने वहाँ पर गारंटी के लिए अमाउंट बोली है, सिर्फ उसी अमाउंट के लिए पार्टनर्स या मेंबर्स उसके लिए लायबल होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट इसके बारे में आगे हम डीपली स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इसकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस यानी ए कंपनी हैज़ परपेचुअल एग्जिस्टेंस irrespective of its shareholder coming and leaving the company till the point of its wound up। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का क्या होता है कि परपेचुअल एग्जिस्टेंस में कि पार्टनर्स may come and go, shareholders may come and go, but company कंटिन्यू इज इट्स एग्जिस्टेंस। पार्टनर के आने या जाने से, पार्टनर के या शेयर होल्डर्स के आने या जाने से कंपनी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, उसकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है। सो अपनी ये सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ये हमारे फीचर्स ऑफ कंपनीज के आगे हमारे कॉमन सील, ट्रांसफरेबल शेयर, कैपेसिटी टू स्यू और बीइंग स्यूड, ये डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना है। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।